नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो देखिए ये यूनिट 8 है आपका यूजीसी नेट पेपर 1 में। तो इसे हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसमें आपको मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा आईसीटी। तो इसके बाद आपको कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई कुछ नहीं करना, आपका इसमें कवर हो जाएगा। सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देखिए हर साल इसमें से जो 5 या 6 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। 5 या 6 क्वेश्चन का मतलब है कि आपके एग्ज़ाम में 10 या 12 नंबर। आप देखिए कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में एक-एक नंबर का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और मान लीजिए आपने ये 5 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर अपने पक्के कर लिए, तो आपका एग्ज़ाम आसानी से हो जाएगा। सो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है। आप देखिए कि जो आज का ज़माना है ना? वो है क्या? आप सिंपल सा देखिए इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे। आप देखिए ये हमारा अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ देखिए किससे घिरा हुआ है? वो टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। आप देखिए कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है ना? कैमरा है, सब कुछ वो क्या है, किससे चलेगा? है ना? टेक्नोलॉजी से। आप देखिए हमारे घर में जो टेलीविज़न होते हैं और जो हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उस है ना? आप देखिए मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो ये आपको वीडियो यहाँ पे पहुँचाई जा रही है। आप देखिए मोबाइल में कोई वायर नहीं है कि कुछ नहीं है। ये किससे कनेक्टेड है? ये सैटेलाइट से कनेक्टेड कनेक्टेड है। टेलीविज़न पे देखिए जो प्रोग्राम आते हैं, वो किससे कनेक्टेड है? वो सैटेलाइट से जो कनेक्टेड है। तो इससे क्या है? ये देखिए टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी मतलब क्या है कि नई-नई एडवांसमेंट आ चुकी है। पहले देखिए टेलीफ़ोन था, है ना? सबसे पहले क्या था? सबसे पहले देखिए कबूतर थे, बाद में टेलीफ़ोन, फिर बाद में चिट्ठियाँ आई, फिर टेलीफ़ोन आया, फिर आजकल मोबाइल आए, फिर बाद में क्या है? स्मार्टफ़ोन आए। पहले कंप्यूटर थे बड़े-बड़े, फिर कंप्यूटर आए, फिर उसके बाद लैपटॉप आए, है ना? फिर टैब आई। तो ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है। इनकी बदलते ज़माने के साथ क्या है? नई-नई चीज़ें आना। यानी कि देखिए इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? जिससे देखिए हमारा काम आसान बनता है ना? इससे हमारा क्या काम क्या है? आसान बन रहा है। आप देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है। पहले देखिए कि आप जैसे आप देखिए कि हमें स्कूल कॉलेज में जाके अब भी हम पढ़ते हैं, पहले भी था, लेकिन आजकल क्या है? ऑनलाइन लेक्चर आ चुके हैं, है ना? तो वो क्या है? टेक्नोलॉजी है। सो देखिए यहाँ पे क्या है? इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन का यहाँ पे सिंपल सा मतलब देखिए। देखिए इस पिक्चर में आप देखेंगे साथ में, इन्फॉर्मेशन क्या है? हमें इन्फॉर्मेशन कौन देता है? कैलकुलेटर, इंटरनेट। गूगल पे सर्च करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको कुछ करना है, प्लस माइनस करना है, कैलकुलेशन से करेंगे, कैलकुलेटर से वो होगा। कंप्यूटर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना? आप ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये क्या है? इन्फॉर्मेशन। अब कम्युनिकेशन क्या है? आप किसके साथ जुड़ रहे हैं? कम्युनिकेशन क्या है कि जैसे टेलीफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन का ज़रिया है। वीडियो कॉल कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन का ज़रिया है। यानी कि देखिए जब आप गूगल पे सर्च करते हैं या मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये क्या ही इन्फॉर्मेशन है। लेकिन कम्युनिकेशन क्या है? आप मोबाइल के ज़रिए देख रहे हैं, मोबाइल आपका क्या हुआ? कम्युनिकेशन हुआ। सो यहाँ पे देखिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि देखिए आईसीटी जो है वो क्या है कि जो मॉडर्न ज़माना है ना, उसे कहते हैं आईसीटी। तो आईसीटी का देखिए फुल फॉर्म होता क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनकी आईटी इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, मैनिपुलेटिंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा। अब देखिए ये होता क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देखिए यूज़ कहाँ पे होता है? डाटा कलेक्ट करने, किसी चीज़ को कलेक्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए अपने अकॉर्डिंग, स्टोरिंग करने के लिए और डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपके पास कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, तो वहाँ पे देखिए आपने डाटा कलेक्ट किया, उसे प्रोसेस किया, फिर आपने मैनिपुलेट किया, अपने हिसाब से फ़ोल्डर बनाए, आपने स्टोर किया, आपने उसे प्रोटेक्ट किया। अब देखिए कई जगह पे आईसीटी लिखा होता है, कई जगह पे आईटी लिखा होता है, बात दोनों एक ही है। अब देखिए जैसे इंग्लैंड है, वहाँ पे आईटी बोल देते हैं इसे, है ना? अमेरिका में आईटी बोल देते हैं इसे। तो इन्फॉर्मेशन कम टेक्नोलॉजी है, तो आईसीटी और आईटी क्या है? वो दोनों सेम है।
सो देखिए, द प्रोसेसिंग डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन। अब देखिए आईसीटी में क्या है, आईसीटी का प्रयोग, आईसीटी का यूज़ कहाँ पे होता है? कलेक्ट करने के लिए डाटा को प्रोसेस करने के लिए, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डाटा को स्टोरेज के लिए, डाटा को प्रोटेक्ट के लिए। अब देखिए जो प्रोसेस डाटा होता है उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन। सो देखिए द टर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इज मोर कॉमनली यूज। देखिए वही बात आ गई ना, ये कहते हैं कि जो आईसीटी है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला शब्द है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनकी आईटी ये कहाँ पे हैज़ बीन एक्सेप्टेड टर्म इन द यूके एंड यूएसए। अब देखिए यूके यूएसए जो है यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो इंग्लैंड वाला एरिया है वो, और अमेरिका, वहाँ पे आईसीटी को देखिए आईटी बोलते हैं, लेकिन कॉमनली हम क्या बोलते हैं? आईसीटी बोलते हैं। आईटी किस में बोलेंगे? यूके यूएसए में, और आईसीटी हम पूरी दुनिया में बोलते हैं कॉमनली। सो आईसीटी देखिए ये वही है कि फुल फॉर्म इसकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ना। इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट एंड अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आजकल देखिए जो कंप्यूटर है, इंटरनेट है, और जो अदर देखिए टेक्नोलॉजी है उसका देखिए इसमें यूज़ होता है, किस में होता है? आईसीटी के द्वारा, आईसीटी में इसका यूज़ होता है। आईसीटी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड all aspect of our life. ICT deal with the use of electronic computers and software to store, convert, process, retrieve, communicate and transmit information. आप देखिए जो आईसीटी है इसने रेवोल्यूशनरी काम किया है हमारी ज़िंदगी में। आप देखिए जब आदि मानव थे, है ना, तब देखिए क्या, जब देखिए अर्ली वैदिक पीरियड नहीं था, जब लेटर वैदिक पीरियड आया, बाद में देखिए लोहे की खोज हुई ना, आयरन की खोज हुई, उससे पहले आयरन नहीं था। अब देखिए आयरन की खोज उनके लिए, आयरन की डिस्कवरी उनके लिए इतनी ज़्यादा देखिए तब से आज तक हमारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, एक रेवोल्यूशनरी है, ये हर जगह काम आती है। पहले देखिए जो आयरन की खोज हुई थी ना वो एक रेवोल्यूशनरी था। उसी तरह जो आज का टाइम है, वहाँ पे जो डाटा है, जो कम्युनिकेशन, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसने रेवोल्यूशनाइज्ड काम किया है। आप देखिए पहले के ज़माने में क्या था कि जैसे मान लीजिए कि आपको किसी से मिलना है, पहले क्या था? आप देखिए 30 साल पहले, है ना, 30-35 साल, 90s की बात करें, वहाँ पे फ़ोन, जो मोबाइल फ़ोन नहीं थे, आपने किसी को कहा कि हम कल इतने बजे मिलेंगे, हम कल 4 बजे मिलेंगे, अगर वो 4 बजे की बजाय 4:30 पहुँचे या पहुँचे ही ना, है ना, तो वो पता नहीं चलता था। लेकिन आजकल क्या है, आपके पास मोबाइल है, आप मिनट मिनट में मैसेज करते हैं कि हाँ हम यहाँ पहुँच गए, हम वहाँ पहुँच गए, ऐसे है वैसे है। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी है। तो सिंपल सी बात क्या है, इसने हमारी ज़िंदगी को क्या है? आसान बनाया है। आपके जो देखिए रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, वो फॉरेन कंट्री में है ना। पहले देखिए कॉल्स बहुत महंगी होती थी, कोई फ़ोन बहुत कम करते थे। आजकल क्या है? वीडियो कॉल करिए, है ना। वीडियो कॉल क्या है? इंटरनेट कनेक्शन तो है। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी से क्या है? रेवोल्यूशनाइज काम हुआ है हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से में, है ना वो चीज़। आजकल ऑनलाइन पेमेंट का ज़माना है, आपका बैंक में लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करिए, बात ख़त्म। तो इसका देखिए आईसीटी यूज़ कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। आईसीटी इज़ ऑफ्टन यूज एज एन एक्सटेंडेड साइनोनिम फॉर इंफॉर्मेशन आईटी। अब देखिए यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनकी आईटी, आईसीटी को देखिए आईटी के रूप में ही या आईटी के सिनोनिम्स के रूप में ही जो यूज़ किया जाता है। ऑल्दो देयर इज़ नो सिंगल यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ आईसीटी, द टर्म इज जनरली accepted to mean all devices, networking components, application and systems that combine allow people and organization। अब देखें यहाँ पे क्या है कि इसका कोई सिंगल यूज़ नहीं है, ये क्या है? यूनिवर्सल डेफिनेशन है आईसीटी की, यानी कि हर जगह पे आपको आईसीटी का डेफिनेशन सेम मिलेगा, कहीं भी चल जाइए। इसका मीनिंग क्या है कि जितने भी ऑल डिवाइसेस हैं, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स हैं, एप्लीकेशन है, सिस्टम है, जो कुछ भी है ना, वो सारे देखिए, चाहे कोई पीपल है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई देखिए बिजनेस है या नॉन प्रॉफिट कोई एजेंसी है ना, कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, क्रिमिनल एंटरप्राइजेज है, टू इंटरेक्ट दैट इन द डिजिटल वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या आईसीटी का हर जगह इस्तेमाल है। किसी को देखिए गवर्नमेंट को क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना हो तो उसका सारा डाटा किस में है? उसका सारा डाटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर है।
कोई बैंक है उसका सारा डाटा कंप्यूटर के अंदर है ना, कोई बिजनेसमैन उसका सारा डाटा कंप्यूटर के अंदर है। तो आईसीटी का जो यूज़ है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है पूरे दुनिया को डिजिटल करने के लिए, है ना, डिजिटल करने के लिए वो चीज़ है। आप जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, पहले क्या था ऑफलाइन एग्ज़ाम था यूजीसी नेट का, तो ये क्या है, ये डिजिटल वर्ड तो है, ये आईसीटी का इस्तेमाल तो हुआ। सो देखिए स्टूडेंट्स बी अवेयर ऑफ दिस डिवाइसेस एंड नो हाउ एंड व्हेन टू यूज़ देम। अब देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर होना चाहिए कि इन डिवाइसेस का कहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए, कैसे इस्तेमाल होना चाहिए। अब देखिए कई गलत तरीके से उपयोग करते हैं ना, कई गलत तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। दे मस्ट हैव मास्टर्ड ए वाइड रेंज ऑफ आईसीटी टूल इन कॉमन यूज़ एंड दे मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस एंड कैपेबिलिटी टू लर्न टू यूज़ न्यू आईसीटी टूल्स एंड दे बिकम अवेलेबल। अब देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, आप देखिए हर एक को स्मार्टफोन चलाना आता है, हर एक जो है जो स्टूडेंट है वो मास्टरी कर चुका है आईसीटी में। हर एक को देखिए हर एक चीज़ आती है, छोटे बच्चे को देखिए मोबाइल चलाना आता है ना, तो उससे है क्या, हर एक चीज़ जो है वो हर एक स्टूडेंट कैपेबल हो चुका है, कैपेबिलिटी आ चुकी है, कॉन्फिडेंस आ चुका है कि वो आईसीटी का जो इस्तेमाल है वो आसानी से कर सकता है। ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड the inner working of these devices. They should have enough of an understanding of the principle underlying them to appreciate the basic of how they work. आप देखिए स्टूडेंट को ये नहीं पता है ना, उनको ये पता है कि ये चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है, उसको ये पता है कि ये अंडरस्टैंड ऐसे करना है। कई देखिए कईयों को ये नहीं पता कि वो डिवाइस जो होती है वो अंदर से काम कैसे करते हैं। अब देखिए जिसने बीसीए वगैरह की हो या कंप्यूटर की पढ़ाई की हो, है ना, तो वो क्या है, वो आसानी से इनर पार्ट को समझेगा। आप देखिए किसी का, आप देखिए अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो कि उसके अंदर कौन से पार्ट्स वर्क कर रहे हैं, इस पार्ट्स का क्या मीनिंग है, ये कैसे काम करेगा, है ना। आपको तो ये पता होगा कि आपके मोबाइल में फ़ीचर क्या है, आपको वो चलाने हैं स्मार्टफोन में बस। तो देखिए 5 सब एरियाज ऑफ आईसीटी लिटरेसी हैव बीन आइडेंटिफाई फॉर असेसमेंट। आप देखिए जो 5 सब एरिया है आईसीटी के वो दिखाई दिए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं असेसमेंट के लिए। सो देखिए कंस्ट्रक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड सोल्यूशन। अब देखिए जो आइडियाज़ हैं, जो सोल्यूशन है, अब देखिए ये क्या है, आइडियाज़ को कंस्ट्रक्ट करना, आइडिया को एक्सचेंज करना, सोल्यूशन को, है ना, करना। तो ये किसका काम है, आईसीटी का। अब देखिए मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है आपको चलाने में, है ना, आपको मान लीजिए फ़ोन चलाने में प्रॉब्लम आए, यूट्यूब पर सर्च करके बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो आइडिया एक्सचेंज हो गया ना वो चीज़। इंफॉर्मेशन रिसर्च, है ना, देखिए जो रिसर्च के बारे में इंफॉर्मेशन है या आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं तो वो आपको आसानी से इसमें मिल जाएगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉब्लम, अब अगर देखिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, आप उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, आपको पता होगा कि ये चीज़ कैसे चलाएं, नया मोबाइल लिया है ये कैसे चलाएं, घर में एसी लगवाया है उसे कैसे चलाए, है ना, यूट्यूब पे एजुकेशन चैनल कैसे दिखे, तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्यूशन होगा। अगर आपको नोट्स बनाने हैं, फ्री में तैयारी करनी है, अगर आपको बुक्स लेनी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए क्या है, आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे किस पे, गूगल पे, यूट्यूब पे, तो वो किसकी हेल्प से होगा, आईसीटी की। एक्नॉलेजमेंट ऑफ आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन। अब देखिए जो आपको आइडिया और इन्फॉर्मेशन की देखिए एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, है ना, आपको नई नई चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेगी, नए नए आइडियाज़ होंगे, नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ डिजिटल टूल। अब देखिए आपको यूज़ करना होगा, देखना होगा कि जो डिजिटल टूल्स हैं आजकल वो कैसे इस्तेमाल होते हैं, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये 5 सब एरिया हैं। सो देखिए टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी, इमेजिन योर लाइफ विदाउट द इंटरनेट, फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप एट्सेट्रा। अब देखिए अगर आपको आईसीटी की इम्पोर्टेंस जाननी है तो देखिए आप सोच के देखिए कि अगर जो आपकी लाइफ है वो बिना इंटरनेट के, बिना फ़ोन के, बिना कंप्यूटर के, बिना लैपटॉप के कैसी है। देखिए आज से 30 साल पहले लोग ऐसे ही जीते थे, लेकिन आजकल हर एक व्यक्ति के पास, हर एक पर्सन के पास क्या है, मोबाइल फ़ोन है। वो चाहे अमीर है, गरीब है, किसी के पास तो देखिए फ़ोन तो होता ही है। अब देखिए
मान लीजिए आपका इंटरनेट जो है या व्हाट्सएप है, इंटरनेट आपका एक दिन के लिए बंद हो जाए, तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपकी जो लाइफ है उसका कुछ हिस्सा जो है वो डैमेज हो चुका है ना, ऐसे लगता है आपको। सो देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि आईसीटी की कितनी बड़ी वैल्यू है। विजुअलाइज यूर ट्राइंग टू कंप्लीट असाइनमेंट विदाउट द हेल्प ऑफ गूगल एंड कॉपी पेस्ट। अगर देखिए, अगर आपको कोई चीज़ बनानी है तो देखिए आप ट्राई करिए बिना गूगल की हेल्प लिए, बिना कॉपी पेस्ट किए खुद से, तो आपको देखिए बहुत बड़ा हार्ड वर्क लगेगा वो। our lives would have been very different without all these gadget and advancement। अब देखिए जो हमारी जो लाइफ है ना, वो देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी अगर हमारे पास ये गैजेट ना हो, ये एडवांस चीज़ें ना हो। आईसीटी इज़ यूज्ड एवरीवेयर नाउ, बी इट स्कूल, कॉलेज, होम और बिजनेस। अब देखिए आईसीटी हर जगह इस्तेमाल होती है, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, होम है, बिजनेस है। स्कूल में देखिए स्मार्ट बोर्ड लगे होते हैं, ऑनलाइन लेक्चर दिए जाते हैं, कॉलेज में ऑनलाइन लेक्चर दिए जाते हैं, है ना। होम में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपने देखिए अपना जो एलईडी है, स्मार्ट टीवी आजकल आ चुके हैं, उसको वाईफाई से कनेक्ट कर दिया तो आपका देखिए इंटरनेट चलने लग पड़ा, है ना। बिजनेस जो देखिए होते हैं, आप देखिए ऑनलाइन पेमेंट होती है बिजनेस टू बिजनेस, है ना, वैसे करके मेल्स होती हैं ऐसे करके। तो सभी में क्या है, इन सभी में द यूज़ ऑफ आईसीटी का इसमें इस्तेमाल होता है। सो अकॉर्डिंग टू UNESCT 2002, यानी कि 2002 की बात है ये, अकॉर्डिंग टू UNESCT 2002 के अकॉर्डिंग, आईसीटी रेफर्स टू फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी दैट आर यूज टू क्रिएट, स्टोर, शेयर एंड ट्रांसमिट, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। ये कहते हैं कि जो आईसीटी है वो क्या है, वो टेक्नोलॉजी के बहुत सारी फॉर्म्स हैं, है ना। तो इसका काम क्या होता है कि डाटा को क्रिएट करना, स्टोर करना, शेयर करना, ट्रांसमिट करना या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। आईसीटी इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, सैटेलाइट सिस्टम, कंप्यूटर एंड नेटवर्क, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो आईसीटी में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि रेडियो है, टेलीविज़न है, वीडियो है, टीवी है, टेलीफोन है। टेलीफोन में देखिए चाहे वो वायर वाले हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, सैटेलाइट सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सभी तरह की जो चीज़ें क्या हैं वो क्या है, आईसीटी है। आप देखिए हमारी ज़िंदगी आईसीटी से घिरी हुई है ना। सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी कि एनसीएफ 2005 हैज़ आल्सो हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन। अब देखिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है कि जो स्कूल का सिलेबस डिसाइड करती है, बनाते हैं वो। अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन, ये बताते हैं कि आईसीटी की जो इम्पोर्टेंस है स्कूल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है। कीपिंग इन द माइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी, ए मेजर पैराडिम shift is imperative in education characterized by imparting instruction, collaborating learning, multidisciplinary problem solving and promoting critical and creative think skill। अब देखिए कहते हैं कि स्कूल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आईसीटी। क्यों? देखिए क्योंकि जो मेजर काम होते हैं ना, जो मेजर पैराडिम है, देखिए कहाँ पे डिपेंड है। जैसे देखिए कोलैबोरेटिंग लर्निंग है, बच्चे आपस में बैठ के सीखते हैं, है ना। मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाती है, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल आते हैं स्टूडेंट के अंदर। अब देखिए जैसे हमारे टीचर ने क्लास में जो चीज़ पढ़ाई है वही सेम इन्फॉर्मेशन देखिए बच्चा अगर यूट्यूब से, गूगल से देखता है तो उसे एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे मिलेगी। अगर देखिए आईसीटी होगा तभी तो पॉसिबल होगा। द वर्ल्ड बैंक, न्यूमरस गवर्नमेंटल authorities and non-governmental organization advocate policies and program that aim to bridge the digital divide by providing great access to ICT among those individual and population struggling to afford it। These various institutions assert that those without ICT capability are left out the multiple opportunities and benefit that ICT create and will therefore fall further behind in socio-economic terms। अब देखिए जो वर्ल्ड बैंक है
वर्ल्ड बैंक जो कहते हैं कि जो न्यूमरस गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जो नॉन गवर्नमेंट एनजीओस हैं, अब देखिए उनके जो एम्स हैं, जो पॉलिसीज़ है, जो प्रोग्राम्स है ना, वो देखिए एक ब्रिज का काम करता है डिजिटल डिवाइड में। अब देखिए जैसे आपको देखिए कि देखना हो कि कौन सा देश गरीब है, कौन सा देश अमीर है, को कैसा है, तो इंटरनेट से, गूगल से आसानी से पता चल जाता है। तो एक तो सस्ता भी पड़ता है, ऊपर से अच्छा भी होता है, करेक्ट भी होता है। तो उससे क्या है, पता लगाया जा सकता है कि कहाँ पे किस चीज़ को कौन से लोग कहाँ पे क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें आते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इसमें आते हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आईसीटी से देखिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, सोशो इकोनॉमिक टर्म से बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलता है। द यूनाइटेड नेशंस कंसीडर्ड वन ऑफ इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब देखिए जो यूनाइटेड नेशन है, इनकी जो यूएनओ है हमारा, संयुक्त राष्ट्र जैसे हिंदी में कहते हैं, उसने देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे देखिए 17 गोल होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी, उनमें से आईसीटी को बहुत इम्पोर्टेंट माना है, उसका एक गोल माना है। टू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड स्ट्राइव टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एंड अफोर्डेबल एक्सेस टू द इंटरनेट इन द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज बाय 2020। अब देखिए वो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को 2020 तक सभी को आईसीटी जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए, है ना, अफोर्डेबल एक्सेस देना चाहिए इंटरनेट का 2020 तक तकरीबन सारी कंट्री को। तो देखिए 2020 तो बहुत पहले का चला गया, तो वहाँ पे तो देखिए आप कोरोना भी फैला था ना, तो काम सारा रुक सा गया था, तो आगे जाके हो जाएगा। तो कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि जो आईसीटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसका मतलब है प्रोवाइड करवाना, अफोर्डेबल एक्सेस देना पूरी दुनिया को, कि ताकि हर एक जो लोग हैं आईसीटी को जान पाए, इसका इस्तेमाल कर पाएँ। जो इम्पोर्टेंस ऑफ इन एजुकेशन में क्या है, देखिए जो आईसीटी है शिक्षा में, एजुकेशन में क्यों ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाया था ना वो सर्व शिक्षा अभियान, यहाँ की इसका क्या मतलब है कि सभी को पढ़ाना, सभी को एजुकेशन देना, ठीक है। तो एजुकेशन कैसे दी जाए, देखिए वो दी जाए आईसीटी के ज़रिए, वहाँ पे क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करना, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जब से डिजिटल इंडिया की बात आई है तो आईसीटी का जो है वो काम काफ़ी बढ़ चुका है। अब देखिए कि आजकल सारी चीज़ें तकरीबन ऑनलाइन हो रही हैं, ठीक है। आईसीटी की वजह से आप देखिए कि जो ऑफलाइन कोचिंग थी वो आजकल आपको ऑनलाइन कोचिंग मिल रही है बहुत कम रेट में, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि अगर आप यूट्यूब पे कोई भी यूजीसी का लेक्चर देख लो, चलो आप हमारे एग्जांपल एक चलो, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल हमारा ऐसा चैनल है जहाँ पे हम आपको पेपर 1 के लिए फ्री में कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है। तो आगे जाके हम पेपर 2 भी फ्री में करवाएंगे। अब ये देखिए कि ये किसकी वजह से पॉसिबल है, ये पॉसिबल है आईसीटी की वजह से। मान लीजिए कि आईसीटी होता ही ना तो हम आपको फ्री कोर्स नहीं करवा पाते, है ना। तो कहने का सिंपल ये मतलब है कि चाहे कोई गरीब स्टूडेंट हो, जो नीडी स्टूडेंट हो, जो बहुत दूर बैठा हो, तो वो फ्री का कोर्स का लाभ उठा सकता है। किसकी वजह से, आईसीटी की वजह से। हम उसको फ्री में कोर्स करवाएंगे पेपर 1 पेपर 2 के लिए, जिसके पास पैसे नहीं है ऑफलाइन पढ़ने के लिए, वो ऑनलाइन पढ़ सकता है। वो किसकी वजह से पॉसिबल है, वो पॉसिबल है आईसीटी की वजह से, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखो यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर देख सकते हो किसी भी चैनल का, अगर आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो यही गवर्नमेंट का कहना है कि चाहे कोई भी स्कूल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, कुछ भी हो, वहाँ पे क्या है कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ठीक है फ्रेंड्स। Again, ICT has figured comprehensively in the norm of schooling recommending by the Central Advisory Board of Education (CABE) in its report of Universal Secondary Education in 2005। देखिए आईसीटी का क्या कहना है कि आईसीटी का ये कहना है कि जो स्कूल हैं, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 2005 में। उनमें यही बात की गई थी कि आईसीटी को जो है वो लाया जाए कि ताकि स्कूलों की जो इम्प्रूवमेंट है वो हो सके। ICT is useful of distance education program with learning become web based। अब देखिए डिस्टेंस एजुकेशन है क्या, नया शब्द आया है, क्या है। देखिए डिस्टेंस एजुकेशन क्या है कि जैसे मान के चलिए कि आप बैठे हो दिल्ली में और आप पढ़ रहे हो कहाँ से,
चेन्नई से, ठीक है। अब आपके पास इतना टाइम थोड़ी है कि वहाँ पे आप दिल्ली जाके पढ़ो, वहाँ पे जाके एडमिशन लो, ठीक है। अब आपको चेन्नई की पढ़ाई जहाँ पे चाहिए या चेन्नई वालों को दिल्ली की पढ़ाई उनके वहाँ चाहिए, तो कैसे पॉसिबल होगा? डिस्टेंस एजुकेशन से होगा, ठीक है। एजुकेशन तो वही रहेगा, डिस्टेंस का मतलब कि दूरी, ठीक है। यानी कि आप दूर बैठे कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कुछ भी आप लेक्चर देख सकते हो, वो होता है डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है। जैसे हमारा स्टडी भारत चैनल पे लोग जैसे लेक्चर देखते हैं, फ्री में देखते हैं, तो पूरे भारत में, पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं, वो क्या है? वो डिस्टेंस एजुकेशन है, ठीक है। तो ये आईसीटी की वजह से पॉसिबल है। प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर टीचर विद यूजिंग आईसीटीज इन द क्लासरूम टू बी सपोर्टेड बाय वेल ट्रेन टीचर। देखिए इसमें है क्या कि जो पुराने टीचर हैं, देखिए जो एक्सपीरियंस टीचर, पुराने टीचर को बहुत है, पर वो किस में है? ऑफलाइन टीचिंग में इनको एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन में बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए जो आईसीटी के जो वेल ट्रेन टीचर हैं, वो क्या करेंगे कि वो जो पुराने टीचर हैं जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, कि ताकि जो उनकी नॉलेज है वही नॉलेज जो है वो अपनी ऑनलाइन एजुकेशन में दे सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो बेनिफिट उठा सकें। नेक्स्ट है नेशनल मिशन और एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखिए NME ICT, पहली बात तो आपकी इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए। ICT की फॉर्म तो सेम रहेगी, NME की याद रख लेना, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, ठीक है, आपके पेपर में पूछ सकते हैं। इज़ एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि MHRD, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि जो MHRD, जो अभी नए मिनिस्टर हमारे कौन बने, यानी कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कौन बने हैं, ठीक है, अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कि जो नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन और MHRD ने क्या मिला है, ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, पहले ही शुरू किसने किया था? NME ICT ने, फिर इसको अंडरटेक किसने किया? MHRD ने, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद ए व्यू टू seamlessly providing quality educational content to all the eligible and willing learners in India. It has envisaged content and connectivity as the twin pedals for initiating and accelerating ICT enable higher education। देखो इनका क्या मतलब था? इनका ये मतलब था कि चाहे कोई भी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे हायर एजुकेशन में आईसीटी का इस्तेमाल करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखिए कि पहले ज़माना था हार्ड वर्क का, आजकल ज़माना है स्मार्ट वर्क का। यानी कि आज से हम 10 साल पहले, अब 10 साल पहले की बात करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते हम, 10 साल पहले की बात करते हैं कि जब आप स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते थे, तब इंटरनेट का इतना खास इस्तेमाल नहीं होता था, ठीक है। वहाँ पे अगर आपको कोई टॉपिक ढूंढना होता था तो आप क्या करते थे कि आप बुक्स को ढूंढते थे पहले, ठीक है, कि ये टॉपिक आपको कौन सी बुक से मिलेगा, तो आप उसमें से लिखते थे, कोई कुछ करते थे, आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता था। अब क्या हो गया है कि आपको कोई टॉपिक की ज़रूरत है, आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उससे फ़ायदा क्या हुआ? आपका पैसा भी बचा, आपकी मनी सेव भी हुई, आपका समय भी बचा, यानी कि आपका टाइम भी सेव हो गया, ठीक है। तो यही कौन सा काम हुआ? ये हुआ स्मार्ट वर्क का। 10 साल पहले कौन सा था? हार्ड वर्क, जो बुक से ढूंढते थे। आजकल कौन सा है? स्मार्ट वर्क। ये स्मार्ट वर्क किसी वजह से पॉसिबल है, ये हुआ है आईसीटी की वजह से। आपको मैं साथ साथ इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको आईसीटी की वैल्यू जो है वो पता चल पाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो गवर्नमेंट का भी यही कहना था, MHRD का, ठीक है, एंड जो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन का ये सपना था, गोल था, तो इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि MHRD ने इसको अंडरटेक किया। इनका ये मतलब था कि हायर एजुकेशन में आईसीटी को जोड़ा जाए। इट प्लान्स टू फोकस ऑन एप्रोप्रिएट पैडागोजी फॉर ई लर्निंग। पैडागोजी का मतलब ये होता है, देखिए फ्रेंड्स, ये शब्द है टेट की बुक्स का, CTET की बुक का, ठीक है, मतलब ये पैडागोजी इसमें आती है। पैडागोजी का मतलब है शिक्षा शास्त्र, यानी कि जो चीज़ पढ़ानी है वो कैसे पढ़ाई जाए, ठीक है। पैडागोजी या पैडागोजी का मतलब होता है कि जो चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं वो कैसे पढ़ाई जानी चाहिए, ठीक है। फॉर ई लर्निंग प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स थ्रू वर्चुअल लेबोरेटरीज, ऑनलाइन टेस्टिंग एंड क्लैरिफिकेशन। देखिए, यानी कि जो हम फोकस करें हायर एजुकेशन के ऊपर, वो हमें किस हिसाब से पढ़ाना है, चाहे वो ई लर्निंग है, चाहे वो वर्चुअल लेबोरेटरीज है, चाहे ऑनलाइन टेस्टिंग है, चाहे कुछ भी है, ठीक है। आपको वो चीज़ कैसे पढ़ानी है, किस हिसाब से पढ़ानी है, ठीक है, वो डिसाइड करना है यहाँ पे, ठीक है। ऑन द ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर टू गाइड एंड मेंटर लर्नर। अब देखिए, जो टीचर जो कौन ऑनलाइन जो अवेलेबल होंगे, कैसे कैसे जो मेंटर होंगे जो बच्चों को पढ़ाएंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल एजुकेशन सैटेलाइट यानी कि एजुसेट एंड डायरेक्ट टू होम DTI प्लेटफॉर्म
ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट ऑफ टीचर टू इफेक्टिवली यूज़ द न्यू मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सेट्रा। देखिए इस पैरे का आपको मैं सिंपल सा मीनिंग समझाता हूँ, ठीक है। आपने 3 चीज़ें नई देखी होंगी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, जिसका नाम था स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक, ठीक है। ये क्या था? ये डिजिटल प्लेटफॉर्म था जो आपको एजुसेट के जरिए DTH के माध्यम से, DTH के प्लेटफॉर्म से आपको ये प्रोवाइड कराया जाएगा। अब आपके घर में चाहे केबल टीवी हो, चाहे आपके घर में डिश टीवी हो, वहाँ पे आपको 3 चैनल जरूर मिलेंगे, स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आपको 4-4 घंटे के गैप में वहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं, वो बहुत ही हाई फैकल्टी है। यानी कि अगर आपको कोई भी कोर्स करना है, आप वहाँ पे जाके पहले फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद आपको कोई भी कोर्स सेलेक्ट करना है, आपको सारे लेक्चर वहाँ पर मिल जाएंगे। यानी कि जो बच्चे जो स्कूल कॉलेज में जा नहीं सकते या जो जॉब करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है वो अपना टाइम दे पाएँ, ठीक है फ्रेंड्स। होता है ना ऐसे कि जैसे जो जॉब करते हैं, या तो उनको जॉब छोड़नी पड़ेगी या तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, दोनों में से एक चीज़ करनी पड़ेगी। अब जब से डिजिटल इंडिया जो आया है, उन्होंने ये बात सामने रखी है कि पढ़ाई जो ज़रूरी है वो जॉब के साथ साथ भी की जाए। अब वहाँ पे 4-4 घंटे के गैप में आपको सेम कोर्स करवाया जा रहा है। आप अपने टाइम के हिसाब से कभी भी उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चाहे रात को 10 बजे आ रहे हो अपने काम से, तो आप तब भी आके पढ़ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको टॉप फैकल्टी द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो ये कुछ किसकी वजह से पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ICT की वजह से, ठीक है। यानी कि डायरेक्ट टू होम DTH में आपको जो हायर एजुकेशन में जो ICT जो दिया जा रहा है, उसमें आपको जो स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक दिया जा रहा है, वो इसी के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसमें हाई फैकल्टी के टीचर आपको पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि स्कूल MIS। देखें, इन नेशन वाइड network will be established in which school teachers, students, school manager and community at large participate। देखिए इसमें क्या है, नेशन वाइड नेटवर्क क्या है कि जितने भी पूरे भारत के जो स्कूल है, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो स्कूल के मैनेजर हैं, स्कूल को संभालते हैं, जो कम्युनिटी है स्कूल की, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है, ठीक है। तो उनका एक नेटवर्क बनाना, दिस इम्प्लीमेंटेशन विल इंक्लूड द स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजिटल एंड repositories of tools, content and resources, professional development and continuing education platforms and guidance, counseling and other student support service। देखिए इसमें क्या है कि विभिन्न स्कूलों के विभिन्न जैसे स्कूल हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट है, कुछ भी हैं, वहाँ पे क्या है कि आपको ICT के जरिए क्या है, आपको सारी की सारी जो गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है, काउंसलिंग की जाएगी आपकी, ठीक है। आपको कहीं पे कोई चीज़ की ज़रूरत है, आपको समझ में ना आ रहा हो कि आप 10th के बाद क्या करो, कुछ है ना, तो आप क्या है ऑनलाइन इसको सर्च कर सकते हो। चाहे वो कोई टीचर है, चाहे कोई स्टूडेंट है, वहाँ पे आपको कोई क्वायरी है, वहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। द स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी collected बाय द MIS विल बी ब्रॉड एंड इंक्लूड स्टूडेंट एंड टीचर ट्रैकिंग, पर्टिकुलरली फॉर देयर एकेडमिक नीड्स। अब देखिए जो स्टूडेंट है, जो टीचर है, उनको ट्रैक करके जो उनकी जो एकेडमिक जो नीड्स हैं, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको इसमें शामिल करना है, ठीक है। इनका क्या लक्ष्य है कि जैसे कोई भी स्टूडेंट है, किसके बारे में कुछ वो इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो वो देखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन इनको कहाँ से मिल सकती है, तो उसको वो दे दी जाती है। द नॉर्म्स विल आल्सो डिफाइन स्टैंडर्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इंक्लूड लैंग्वेज फॉन्ट, वर्ड प्रोसेसर, टेक्निकल डिक्शनरी एक्सेट्रा, ओपन स्टैंडर्ड फैसिलिटिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कंटेंट एंड सोर्स विल बी इंश्योर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो टेक्निकल डिक्शनरी है, जो वर्ड्स प्रोसेसर है, यहाँ पे इसका जो लैंग्वेज है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखिए, आप गूगल पे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी में कहीं पे भी सर्च करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, देखिए ICT जो IT एक्ट है वो कब बना? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 was thus passed on the act on 9 June 2000 and it was made effective from October 7, 2000। यानी कि कब बना था? 9 जून 2000 में। और ये कब अब अपने काम में आया, कब प्रभावी तौर से लागू हुआ? 17 अक्टूबर 2000 सन को। बाय अडॉप्टिंग द साइबर लेजिस्लेशन, इंडिया बिकम द 12th नेशन इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट ए साइबर लॉ रिजाइम, ठीक है। रिजाइम का मतलब होता है शासन। देखिए जब 2000 सन में IT एक्ट आया था, ठीक है, IT एक्ट आया था, तो तब क्या था, जो भारत है, जो इंडिया है, वो दुनिया का 12वें नंबर का देश बना था, 12वें नंबर पे पोजीशन थी, जिसने साइबर लॉ
को अपनाया था, ठीक है, साइबर कानून को अपनाया था। आपके लिए यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन है कि जब आईटी कानून जब लागू हुआ था तब हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आप मेरे को जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एम ऑफ आईटी एक्ट, अब देखिए ये आईटी एक्ट क्यों लगाया गया। देखिए अब अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी चीज़ सरकार हमें कोई लागू करती है तो उसका कोई ना कोई मकसद तो जरूर होता है, तो इसलिए इसका एम जानते हैं क्या है, टू डिलीवर लॉफुल रिकग्निशन फॉर ट्रांजेक्शन थ्रू electronic data interchange EDI and other means of electronic communication commonly referred to as electronic commerce और ई-कॉमर्स। देखिए इसमें क्या है कि जो डिलीवर जो लॉफुल है, यानी कि इसमें क्या है कि जो आईसीटी का जो आईटी का एम क्या था कि जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, यानी कि जो डाटा हम अपनी पहले डायरी में लिखते जो कुछ भी लिखते थे, अब उसको जो हम कंप्यूटर में उसको बना रहे हैं, ठीक है, उसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ भी है, ठीक है, चाहे वो कॉमर्स के चाहे ई कॉमर्स के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब था कि उसको कहाँ पे स्टोर किया जाए, ठीक है। इसका 2 लक्ष्य था। देखिए द एम वाज टू यूज़ रिप्लेसमेंट ऑफ पेपर बेस्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए पेपर वर्क इतना बढ़ चुका था, पेपर वर्क इतना आज भी इतना ज़्यादा, अब तो बहुत कम हो गया, पहले इतना ज़्यादा हो गया था। पेपर वर्क को कम करने के लिए इन्होंने आईटी को लगाया था कि ताकि जो पेपर के अंदर इन्फॉर्मेशन, जो फाइलों के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, वही सेम इन्फॉर्मेशन कहाँ पे दी जाए, वो स्टोर की जाए किसी मेमोरी के अंदर। अब आपको मैं सिंपल एक यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए आपके पास यूजीसी नेट के लिए बुक पड़ी हुई हैं, ठीक है, आपके पास यूजीसी नेट के लिए 8-10 किताबें पड़ी होंगी, ठीक है, 8-10 किताबें हैं आपकी, वो बुक्स हैं आपकी, वो काफ़ी जगह घेरेंगी, ठीक है। तो अगर आपके पास वही बुक आपके पास सॉफ्ट कॉपी में हो, यानी कि आपके वो पेन ड्राइव में हो, तो आप उसको ईजिली कैरी कर सकते हो, कहीं भी लेके जा सकते हो, ठीक है। 10 किताबें आप तो एग्ज़ाम में भी नहीं लेके जा सकते, ना कहीं रिश्तेदार के घर पे लेके जा सकते हो, ना अपने घर पे उसको रख तो सकते हो, पर वो जगह काफ़ी लेगा। अगर वही डाटा आपके पास पेन ड्राइव के अंदर हो तो उसको ईजिली रखा जा सकता है कहीं पे भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसको डिलीट करके दूसरा भी डाला जा सकता है। गवर्नमेंट का भी यही एम था कि जो फाइलें हैं पेपर वर्क का कम करके, यहाँ पे क्या है कि स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर के अंदर रखा जाए, इसलिए ये आईटी एक्ट बनाया गया, ठीक है। टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट with the government agency and further to amend the Indian Penal Code, the Indian Evidence Act 1872, the Bankers Act 1891 and the Reserve Bank of India Act 1934 and for matter connected therewith और incidental thereto। देखो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनके जो पीनल कोड का जो इंडियन पीनल कोड है, इनके जो कानून की धाराएं जहाँ से शुरू होती हैं, तो उसमें थोड़ा उसमें अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872, जो बैंकर्स एक्ट एविडेंस एक्ट है 1891, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट है आरबीआई एक्ट है 1934, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ये एम था कि पेपर वर्क को कम करना, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया जो मोदी जी ने शुरू किया था उसका भी यही लक्ष्य था, ऑब्जेक्टिव था कि पेपर वर्क को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। अब आप देखिए कि सारे काम जो हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है। पहले आपको जगह जगह पे गवर्नमेंट जो है दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, ठीक है, आजकल सारा ही काम जो है वो ऑनलाइन हो रहा है। आप ये मान के चलो कि जब पहले इसका जो फॉर्म भरा जाता है यूजीसी नेट का या कोई भी फॉर्म भरा जाता था वो पोस्टल के ज़रिए भरा जाता था, तो दिक्कत कहाँ पे आती थी, आपने फॉर्म तो भर दिया, वहाँ पे ऑफिस में पहुँचता नहीं था, या अगर फॉर्म आपका पहुँच गया तो जो आपका रोल नंबर है वो आपको टाइम से नहीं मिलता था, तो कुछ बच्चों का एग्ज़ाम रह जाता था। तो आजकल जो आईसीटी की वजह से जो ऑनलाइन सिस्टम सब कुछ हो चुका है, तो आपका जो फॉर्म है फटाफट सबमिट भी हो जाता है, आपको जो है वो फटाफट आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो रोल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी इसमें सहूलियत मिल चुकी है। तो नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी। अब देखिए साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी डिनोट्स द टेक्नोलॉजी एंड प्रोसीजर इंटेंड टू सेफगार्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डाटा फ्रॉम अनलॉफुल एडमिटेंस, वीकनेस एंड अटैक, ट्रांसपोर्ट थ्रू द इंटरनेट बाय साइबर डेलिकेंट्स। देखिए पहले चोरियां होती थी, कहाँ से होती थी, घरों से। देखिए चोरियां पहले होती थी यहाँ से होगी वहाँ से होगी, होती थी मैनुअली होती थी।
आजकल क्या है कि आजकल जो चोरियां होती हैं वो होती हैं साइबर के ज़रिए, ठीक है। आपको फ़ोन आता है कि आप अपना, हम बैंक से बोल रहे हैं, आप अपना अकाउंट नंबर दिए, आपका जो एटीएम बंद होने वाला है, आप कुछ लोग क्या करते हैं अपना नंबर दे देते हैं, उनके अकाउंट से पैसे सारे ही साफ़ कर दिए जाते हैं। तो उसमें होता क्या है, चोरी तो हो गई, पहले आपके घर से चोरी होती थी, अब आपके अकाउंट से चोरी हो रही है। तो ये किस में आएगा, ये आएगा साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो गवर्नमेंट ने डाटा बना रखा है उसको सेफ़ रखने के लिए, कंप्यूटर को सेफ़ रखने के लिए, नेटवर्क को सेफ़ रखने के लिए, ठीक है, जो उसमें जो अटैक्स, जो उसमें चोरियां होती हैं उसको कम करने के लिए साइबर सिक्योरिटी बनाई गई है, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट का जो इतना जो डाटा है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, अगर जो उसके प्रोजेक्ट है जितने ही सारे वो रिवील कर दिए जाए, बता दिए जाए, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है। अब देखिए साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या यहाँ पे किया गया था, यहाँ पे लिखा ना ISO, यहाँ पे नंबर दिया हो, ये इज़ द इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड दैट डिलीवर ए मॉडल फॉर क्रिएटिंग, अप्लाइंग, फंक्शनिंग, मॉनिटरिंग, रिव्यूइंग, परसीविंग एंड इम्प्रूविंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है कि अगर जो इंटरनेट जो साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है, उसमें क्या है कि जो मैसेज जो डिलीवर है, जो किया जा रहा है, या कोई चीज़ क्रिएट की जा रही है, जो चीज़ अप्लाई की जा रही है, जो चीज़ फंक्शन कैसे करती है, जो काम कैसे कर रही है, उसका रिव्यू देखना, ये सारा कुछ किसकी वजह, जो नंबर है ना जो इसकी वजह से पॉसिबल है, कोड की वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी के अंदर आती हैं, यानी कि इसकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। The Ministry of Communication and Information Technology under the Government of India provides a strategy outline called the National Cyber Security Policy। देखिए गवर्नमेंट ने इसको नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत रखा है। द पर्पस ऑफ दिस गवर्नमेंट बॉडी इज़ टू प्रोटेक्ट द पब्लिक एंड प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम साइबर अटैक। देखिए इसका लक्ष्य क्या है साइबर सिक्योरिटी का, कि ताकि जो साइबर अटैक है उससे बचा जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब पिछले साल रैंसमवेयर अटैक हुआ था, तो इस साल भी अभी किस जगह पे हुआ था क्या था कि जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने अपनी सिक्योरिटी कंप्यूटर से ले ली थी, तो हटा ली थी सिक्योरिटी, ठीक है। उसकी वजह से क्या है कि जो हैकर्स थे उन्होंने तकरीबन कई देशों, जो काफ़ी देशों के लोगों के जो बिजनेसमैन थे, उनके जो कंप्यूटर जो है हैक करके अपना पासवर्ड लगा दिया था। अब उनका वहाँ पे इतना महंगा डाटा, इतना जो काम का डाटा वहाँ पे उन्होंने लॉक कर दिया था। फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे इतने पैसे दीजिए, फिर वो फिरौती मांगने लग गए, ठीक है। तो उससे क्या हो गया कि वो एक तरह से चोरी थी, तो वहाँ पे जो उनको पैसे दिए गए फिर उन्होंने उनका लॉक खोल दिया। तो होता क्या है कि मान के चलो कि अगर आप कोई बिजनेसमैन है, अगर आपके पास कोई डाटा बहुत ज़्यादा आपका जो कॉन्फिडेंशियल है, काम का डाटा है, अगर उसको साइबर सिक्योरिटी ना हो, उसको रैंसमवेयर अटैक या उसके ऊपर कोई साइबर अटैक हो जाए, आपका डाटा जो है वह या तो ख़त्म हो सकता है या उसके ऊपर कोई लॉक लग सकता है, तो जिससे आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी लगाई गई है। नेक्स्ट है साइबर स्पेस। देखिए साइबर स्पेस कैन बी डिफाइंड एज एन इंट्रिकेट इन्वायरमेंट दैट इन्वॉल्व इंट्रैक्शन बिटवीन पीपल, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। इट इज़, देखिए ये है क्या, साइबर स्पेस है क्या कि जो सॉफ्टवेयर है, जो सर्विस है, जो इंट्रैक्शन है लोगों के बीच में, उसको इन्वॉल्व करना है, ठीक है। इट इज़ मेंटेन बाय द वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क। इसे कैसे, साइबर स्पेस का मतलब क्या है कि इसको सर्विस को मेंटेन करना है। इसको मेंटेन कैसे करना है, ठीक है। साइबर स्पेस इज़ यूजफुल फॉर कॉमन पीपल, बिजनेस एंड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री एंड गवर्नमेंट एक्सेट्रा। साइबर स्पेस किसके लिए ज़रूरी है, कॉमन पीपल, बिजनेसमैन के लिए। अब देखिए NME ICT की फुल फॉर्म क्या है, देखिए आपको ऊपर मैंने इसका बताया था, इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन। मैंने आपको बताया था कि नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन याद कर लो, ICT सेम वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज या आर ट्रू। अब देखिए बताइए कि इसके अकॉर्डिंग जो है जो ICT के बारे में क्या क्या चीज़ सही है, ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इनकी 1 और 2 ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए आप ये स्टेटमेंट पढ़िए, इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। अब इसको अच्छे से देख लो।
अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके इसको एक बार जरूर पढ़िए। आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे जो आपके लिए काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाएंगे। आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, बशर्ते आपने उसको अच्छे से कंटेंट को समझाओ। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर की। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम 2 ही चीज़ें करने वाले हैं पार्ट 1 में। एक करेंगे ICT, एक करेंगे कंप्यूटर, ठीक है। इसके टोटल 3 लेक्चर आएंगे, तीनों लेक्चर में कवर हो जाएगा पूरा। कंप्यूटर देखिए क्या है फ्रेंड्स, आप एक बात कॉमन देखिए, आपका जो इस बार जो सिलेबस चेंज हुआ है ICT के लिए, उसमें भी कंप्यूटर का कहीं मेंशन नहीं किया गया। तो जो 2018 वाला जो सिलेबस था उसमें भी कंप्यूटर का कहीं मेंशन नहीं किया गया, यानी कि पहले भी मेंशन नहीं था, अभी मेंशन नहीं है, तो हमें करना ज़रूरी है। आपको इसमें मैं इंपॉर्टेंट वही चीज़ें करवाऊँगा कंप्यूटर के बारे में जिसमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर वर यूज टू परफॉर्म arithmetic calculation at fast speed is used in nearly every field. The term computer has been borrowed from compute that mean calculate. देखिए कंप्यूटर का जो मीनिंग है, कंप्यूटर शब्द कहाँ से लिया गया है? कंप्यूटर का मीनिंग है कंप्यूट, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर को एक कैलकुलेशन मशीन भी कहा जा सकता है, ठीक है। आजकल कंप्यूटर का हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। वेयर इनिशियली कंप्यूटर इज़ ए प्रोग्रामेबल मशीन। देखिए इसको कहते तो कैलकुलेशन मशीन है, ठीक है, पर ये होती क्या है? ये होती है प्रोग्रामेबल मशीन, जिसमें काफ़ी तरह के प्रोग्राम होते हैं। द 2 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आर इट रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ए वेल डिफाइंड मैनर एंड इट कैन एग्जीक्यूट ए प्री रिकॉर्डेड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे 2 तरह के प्रिंसिपल मिलेंगे। पहला तो आपको ये मिलेगा, आपको यहाँ पे वेल डिफाइंड मैनर, यानी कि सब कुछ आपको चीज़ें जो है वो वेल डिफाइंड मिलेंगी। दूसरी बात क्या है, आपको यहाँ पे क्या है, आपको वेल रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, यानी कि आपको कोई काम कैसे करना है कंप्यूटर के अंदर, आपको उसके बारे में सब कुछ पहले इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर पर लिख रहे हो, अगर आपके वहाँ पर स्पेलिंग गलत हो जाए तो उसके नीचे रेड अंडरलाइन बनी आ जाती है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका स्पेलिंग गलत है। तो ये क्या है? ये प्री रिकॉर्डेड लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या है? देखिए विशेषता क्या है? पहली बात स्पीड। एक कंप्यूटर कैन परफॉर्म सेवरल मिलियन इंस्ट्रक्शन इन 1 सेकेंड। देखिए कंप्यूटर क्या है कि जितने भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन हो, गणना हो, उसको सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर ही उसको वो कर सकता है। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इन स्पेसिफाइड इन MIP, यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ऑफ MF लोप्स, यानी कि मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो कैसे टेस्ट होती है? MIP और MF लोप से। नेक्स्ट एक्यूरेसी। देखिए कंप्यूटर का एक तो स्पीड में बढ़िया है, एक तो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। हम कंप्यूटर के ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ वेल स्टेबलाइज्ड एंड चांसेस ऑफ कंप्यूटर गिविंग इनएक्यूरेट रिजल्ट आर वेरी रेयर। देखिए कंप्यूटर में क्या है कि आपको सारी चीज़ें वो सही मिलेगी, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको यहाँ पे चीज़ें कुछ गलत मिल जाए। गलत हो जाती हैं पर बहुत कम चांसेस है गलत होने के। इट इज़ परफॉर्म्ड विद ए वेरी हाई डिग्री और कंसिस्टेंट एक्यूरेसी। देखिए इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई डिग्री कंसिस्टेंट एक्यूरेसी है, यानी कि इसमें जो है गलती होने के बहुत कम चांसेस है, तो इसमें एक्यूरेसी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वर्सेटिलिटी, द सेम कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशन। देखिए एक कंप्यूटर का आप बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे आप कैलकुलेशन करिए, चाहे आप पेंट में करिए, चाहे आप इंटरनेट के लिए, सारी जगह पे आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। स्टोरेज, ए कंप्यूटर कैन स्टोरेज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन इट्स मेमोरी सच एज लेटर, पिक्चर एंड साउंड एक्सेट्रा। देखिए कंप्यूटर के अंदर आप बहुत सारी मात्रा में आप स्टोरेज कर सकते हो, चाहे वो फोटोज़ हो, चाहे वो लेटर्स हो, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो वीडियोज़ हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, द कंप्यूटर परफॉर्म बेसिकली 5 मेजर ऑपरेशन ऑफ फंक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड मेक। देखिए जो कंप्यूटर जो है वो 5 जो है वो मेजर ऑपरेशन, जो मेजर चीज़ों को ऑपरेट करता है, यानी कि हम देखते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो 5 चीज़ें करता है। देखिए पहले क्या है? एक्सेप्ट डाटा और इंस्ट्रक्शन बाय वे ऑफ इनपुट। देखिए अगर आप कोई चीज़ इनपुट करते हो, ठीक है, अगर आप कोई कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ डालते हो, ठीक है, वो डाटा को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद स्टोर करता है डाटा को, यानी कि वो 5 चीज़ें जो कंप्यूटर वो जो मेजर टाइप वो करता है, ठीक है। 5 जो चीज़ें क्या है? पहले वो डाटा को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि वो इनपुट
आप डाटा को इनपुट करोगे उसके अंदर, उसके बाद वो डाटा को स्टोर करेगा, ठीक है। उसके अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हो। प्रोसेस डाटा एज रिक्वायर्ड बाय द यूज़र, अगर आपको कोई भी चीज़ डाटा जो आपने इनपुट किया है तो वो पहले डाटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है। उसके बाद गिव रिजल्ट, उसको डाटा जो आपने जिसका आपको रिजल्ट चाहिए था आपको उसका वो रिजल्ट देगा। कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन इनसाइड ए कंप्यूटर, अब जितने भी कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें चलती हैं उसको वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है इनपुट। देखिए इनपुट को कहते हैं क्या है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। अगर हम कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा को डाल रहे हैं तो वो होता है हमारा इनपुट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, देखिए द प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग ऑफ, देखिए इसमें क्या है फ्रेंड्स, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो इनपुट है, आउटपुट है, डाटा कंट्रोल है, कुछ भी है, स्टोरेज है, वो होता है कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के अंदर। मेमोरी यूनिट क्या है, कंप्यूटर इज़ यूज टू स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन। देखिए मेमोरी यूनिट किसे कहते हैं कि जब आप कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा को स्टोर कर रहे हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU, द मेजर ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ALU आर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक एंड कंपैरिजन। जब आप चीज़ों को ऐड करते हो, कम हटाते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवीज़न करते हो, लॉजिक कंपैरिजन कुछ भी करते हो, तो वो किसकी वजह से पॉसिबल है, वो पॉसिबल है ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की वजह से। नेक्स्ट है आउटपुट। अब देखिए जो आपने डाटा जो डाला था, इनपुट किया था, अब उसके आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आती है आउटपुट के अंदर, ठीक है। आपको जो रिजल्ट आ रहा है डाटा का वो होता है आउटपुट। द ALU एंड द CU ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर जॉइंटली नोन एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए जो CU और ALU दोनों हैं, दोनों का जॉइंटली सिस्टम है, उसे हम कहते हैं CPU। यानी कि CPU क्या है, CPU है ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि CPU जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ALU और CU को मिला के क्या बनता है, CPU। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की। देखिए फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि साइज़ और पावर के हिसाब से कोई भी कंप्यूटर ले सकते हो। देखिए अगर आपको कोई बढ़िया सा कंप्यूटर लेना है आपके काम के मुताबिक, तो आप उसके लिए आपको जो साइज़ चाहिए, जो पावर चाहिए, उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो आपको वो आसानी से मिल जाएगा। यानी कि अगर पावर की साइज़ की बात करोगे तो आपको जो है कॉस्ट उसकी कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कंप्यूटर को ले सकते हो अपने बजट के हिसाब से। नेक्स्ट देखिए पहला है पर्सनल कंप्यूटर, स्मॉल सिंगल यूज़र कंप्यूटर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर। इसमें क्या है कि देखिए स्मॉल कंप्यूटर है, सिंगल यूज़र कंप्यूटर है। इसमें क्या है, ये माइक्रो प्रोसेसर होता है, यानी कि जिसका प्रोसेसर है वो छोटा होता है। इन एडिशन टू द माइक्रो प्रोसेसर ए पर्सनल कंप्यूटर हैज़ ए कीबोर्ड फॉर एंटरिंग डाटा, ए मॉनिटर फॉर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड ए स्टोरेज डिवाइस फॉर सेविंग डाटा। तो फ्रेंड्स इसमें है क्या, देखिए इसमें अगर जो कंप्यूटर होता है आपको उसमें माइक्रो प्रोसेसर दिया जाता है, साथ में क्या है आपको कीबोर्ड मिलता है डाटा को एंटर करने के लिए। उसमें क्या है कि आपको एक जो डिस्प्ले होती है कंप्यूटर पे, जिस पे आपको इन्फॉर्मेशन जो है दिखाई देती है, और एक स्टोरेज देता है कंप्यूटर के अंदर जिसमें आप डाटा को सेव कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर होता ही है, माउस, कीबोर्ड हो गया, डाटा हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वर्क स्टेशन, ए पावरफुल सिंगल यूजर कंप्यूटर। ए वर्क स्टेशन इज लाइक ए पर्सनल कंप्यूटर बट इट हैज़ ए मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर एंड हायर क्वालिटी मॉनिटर। तो फ्रेंड देखिए जो वर्क स्टेशन है इसमें क्या है कि जो आपको माइक्रो प्रोसेसर मिलता है वो काफ़ी हाई पावर का मिलता है। इसमें क्या है कि मॉनिटर भी जो हाई क्वालिटी का मिलता है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर क्या देखिए, मल्टी यूज़र कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग फ्रॉम 10 to 100 ऑफ यूज़र साइमल्टेनियसली। देखिए मिनी कंप्यूटर क्या है, जिसको 10 to 100 ऑफ यूज़र, यानी कि जैसे क्या है, मिनी कंप्यूटर वो होते हैं जिसको मल्टी यूज़र यानी कि एक से ज़्यादा यूज़र जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर, एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। देखिए सुपर कंप्यूटर क्या है, जिसमें आपको बहुत जो एक्स्ट्रा स्पीड में हो, ठीक है, जिसमें आपको काफ़ी जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको कुछ ही सेकंड में आपको दी जाती हैं। एनालॉग कंप्यूटर एक्सेप्ट प्रोसेस एंड जनरेट्स कॉन्टीन्यूस डाटा। देखिए एनालॉग कंप्यूटर में है क्या है कि जो डाटा है वो एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है, वो लगातार वो करता ही रहता है, ठीक है। कंप्यूटेशन आर कैरिड आउट विद फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, वोल्टेज, करंट एटसेट्रा, ठीक है।
यहाँ पे क्या है कि फिजिकली तौर पे जो लेंथ है, वोल्टेज है, जो करंट है वो इसमें काफ़ी अलग तरीके का होता है, ठीक है, यानी कि इसमें जो चीज़ें हैं वो अलग तरह से होती हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर एक्सेप्ट प्रोसेस एंड प्रोसीजर प्रोड्यूस डिस्क्रीट डाटा। कंप्यूटेशन इज डन विद डिस्क्रीट क्वांटिटीज सच एज न्यूमेरिकल डिजिट। डिजिटल कंप्यूटर में क्या है, देखिए आप जो क्या है कि जो न्यूमेरिकल डिजिट है, ठीक है, अब उसको कर सकते हैं कंप्यूटेशन आप जितनी, यानी कि जो आप गणना है, अगर आपको कैलकुलेशन करनी है वो आप यूज़ कर सकते हो। यूजल फैक्स मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, एग्जांपल ऑफ डिजिटल डिवाइस। देखिए डिजिटल कंप्यूटर में क्या है, फैक्स मशीन लगा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर वगैरह ये हो सकता है, ठीक है। देखिए ALU स्टैंड फॉर, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट इज द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेसिग्नेटेड बाय। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका आंसर देखिए, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन्फो। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे मेमोरी यूनिट की, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए आपको मैं लेफ़्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ़्ट में यहाँ से पढ़ाऊँगा, आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। देखिए बाइनरी डिजिट में एक होता है 1 बिट यानी कि 1 बिट, 1 निबल में होते हैं 4 बिट, 1 बाइट में होता है 8 बिट, 1 KB में यानी कि किलो बाइट में होता है 124 बाइट्स, 1 MB में होते हैं 124 KB यानी, ठीक है। तो 1 GB में होते हैं 1024 MB, GB की फुल फॉर्म है गीगाबाइट। 1 TB यानी कि 1 टेराबाइट में, जिसकी हार्ड डिस्क वगैरह आजकल आती हैं, हार्ड ड्राइव आती हैं, उसमें होती है 1024 यानी कि 1024 GB। तो 1 PB यानी कि पेटाबाइट में कितने होते हैं 1024 TB। 1 EB यानी कि एक्साबाइट में होते हैं 1024 PB। 1 ज़ेटाबाइट में यानी कि ज़ेटाबाइट जिसे ZB या ZB बोलते हैं, इसमें होते हैं 1024 EB यानी कि एक्साबाइट। 1 YB यानी कि योटाबाइट में होते हैं 1024 GB यानी कि ZB। 1 ब्रोंटोबाइट में होते हैं 1024 YB यानी कि जोटाबाइट। तो 1 जियोप टाइप में होते हैं 1024 ब्रोंटोबाइट। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी सारी मेमोरी सब आ चुकी हैं, ठीक है। लगभग तो फ्रेंड देखिए TB टेराबाइट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये आपको याद करना जरूरी है, इसके आप नाम याद करिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है, आपको ये एग्ज़ाम में काफ़ी काम आने वाली है। देखिए एक ये क्वेश्चन आया था पहले, मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसलिए कि आपको, ताकि इसकी लेंथ का, इसकी आइडिया पता चल सके कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ए गीगाबाइट इज़ इक्वल टू, अब देखिए गीगाबाइट किसके इक्वल है, आपको मैंने ऊपर बताइए, देखिए 1024 MB के। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 बिलियन कैरेक्टर्स। देखिए 1 बिलियन कैरेक्टर्स जो है क्या, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गीगाबाइट, ठीक है। इन ए कंप्यूटर है बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ। देखिए बाइट किससे बनते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर 2 8 बिट से, यानी कि 1 बिट में क्या है, एक बाइट में क्या है 8 बिट्स होते हैं। इफ़ 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 230 बाइट्स ऑफ डाटा स्टोरेज, देन 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू डैश बिट्स ऑफ स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 253, ठीक है। तो ये टेक्निकली क्वेश्चन था, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क की। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करते हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, कि जब हम कंप्यूटर का नेटवर्क आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सिस्टम इन विच मल्टीपल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं तो उसे बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए फ्रेंड्स होता ऐसे है कि जैसे आप किसी कंप्यूटर सेंटर या किसी कंप्यूटर कैफ़े में जाके देखते हो, तो वहाँ पे कंप्यूटर जो है, सारे कंप्यूटर जो है एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, तो उसे बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, रिसोर्सेज को शेयर करने हैं, ठीक है, जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाते हो तो वो भी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ही आता है। नेटवर्क हेल्प कनेक्ट ए प्रिंटर, स्कैनर और फैक्स मशीन टू ऑन कंप्यूटर, लेट अदर कंप्यूटर्स ऑफ द नेटवर्क्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जोड़ोगे और नेटवर्क्स हेल्प क्या करेंगे कि इसमें आप प्रिंटर जोड़ो, स्कैनर, फैक्स मशीन वगैरह सब कुछ जोड़ सकते हो कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी discriminated into various types such as client server, peer to peer hybrid, depending upon its architecture। देखिए कंप्यूटर जो नेटवर्क है वो अलग अलग हो सकता है, किसमें, जब क्लाइंट सर्विस की बात हो, पीर टू पीर यानी कि सहपाठी से सहपाठी, ठीक है, और ये डिपेंड करता है इसके आर्किटेक्चर पे, ठीक है।
तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, देखिए इसको हम डिटेल में भी करेंगे। पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। देखिए पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क जिसे बोलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क आएगा, यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क लिखा है, आप इसको सही कर लेना। यहाँ पे आएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, ना कि पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो कंप्यूटर को आप ठीक करके यहाँ पे एरिया कर लेना। तो इसे बोलते हैं पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ स्मॉलेस्ट नेटवर्क विच इज़ वेरी पर्सनल टू ए यूज़र। देखिए ये बहुत छोटा ये कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है, दिस में इंक्लूड ब्लूटूथ इनेबल डिवाइसेस और इंफ्रारेड इनेबल डिवाइसेस। देखिए अगर हम किसी कंप्यूटर को आपस में अटैच करते हैं, वो ब्लूटूथ के जरिए या इंफ्रारेड के जरिए जो कनेक्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं पैन। यानी कि अगर हम किसी कंप्यूटर को ब्लूटूथ के जरिए आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो वो आएगा पैन के अंदर, इनकी पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर। पैन हैज़ कनेक्टिविटी रेंज अप टू 10 मीटर, इसकी रेंज होती है 10 मीटर की, ठीक है। इससे बाहर इसकी रेंज टूट जाती है। पैन में इंक्लूड वायरलेस कंप्यूटर कीबोर्ड एंड माउस, ब्लूटूथ एनेबल हेडफोन्स, वायरलेस प्रिंटर एंड टीवी रिमोट्स। देखिए अब होता क्या है कि जैसे आप कंप्यूटर के साथ जो ब्लूटूथ लेते हो, देखिए आप साथ साथ कीबोर्ड है, माउस है, अगर आप वो वायरलेस लेते हो तो उसकी रेंज होती है 10 मीटर तक, ठीक है। तो उसकी रेंज होती है 10 मीटर तक। वो किससे जुड़ा होगा, वो जुड़ा होगा पैन के ज़रिए, ठीक है। आपको ब्लूटूथ लगाना होता है वहाँ पे, तो उसके ज़रिए आप कंप्यूटर में क्या करोगे, कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क स्टैंड इनसाइड ए बिल्डिंग एंड ऑपरेटेड अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज जनरली टर्म एज लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखिए है क्या कि किसी बिल्डिंग के अंदर अगर सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हों तो वो होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, तो जिसे बोलते हैं लैन, ठीक है। यानी कि लैन के जरिए क्या है, एक बिल्डिंग के सारे जो कंप्यूटर है वो आपस में कनेक्टेड होंगे। यूजुअली लैन कवर्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। अब देखिए लैन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, ठीक है। सिंगल यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे कॉलेज में इस्तेमाल होता है। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि बताइए कि अगर कंप्यूटर नेटवर्क जोड़ना हो किसी स्कूल के अंदर तो वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा लैन के अंदर। लैन प्रोवाइड्स ए यूजफुल वे ऑफ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन एंड यूज़र। द रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर, फाइल सर्वर, स्कैनर एंड इंटरनेट आर इजिली शेयरेबल अमंग कंप्यूटर्स। लैन के जरिए क्या है, इसमें आप प्रिंटर्स को जोड़ सकते हो, इसमें आप इंटरनेट को आसानी से जोड़ सकते हो एक बिल्डिंग के सभी कंप्यूटर के अंदर। यानी कि एक बिल्डिंग में अगर लैन लगा हो तो उसमें जितना भी कंप्यूटर है सारे उसमें कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो फ्रेंड्स देखिए अगर हम पहले हमने एक एरिया की बात की थी, एक बिल्डिंग की बात की थी, उसको लैन के जरिए जोड़ा गया था। अगर हम मैन की बात करें तो अगर हम एक सिटी के, ठीक है, अगर आप ये देखिए कि एक सिटी के जो टीवी नेटवर्क हैं, जो केबल टीवी नेटवर्क जो जुड़े होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन के जरिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लैन से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको सिंपल सा यहाँ पे एक बताऊँगा कि अगर किसी सिटी के, ठीक है, अगर हम एक बिल्डिंग की बात करें तो वो लैन से जुड़े होंगे। अगर हम किसी सिटी के आपस में सारे के सारे जो बिल्डिंग्स को जोड़ देते हो वो मैन के ज़रिए जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे आपको देखिए अगर हम इंटरनेट कनेक्शन की बात की थी ना, एक एरिया के अंदर जुड़ रहा है, अब जो इंटरनेट कनेक्शन जो प्रोवाइड करा रहा है पूरी सिटी को, वो उनको मैन के जरिए, इनकी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के जरिए जोड़ेगा। नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए ये क्या है, कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट स्पैन्स ए लार्ज जोग्राफिक एरिया सच एज सिटी, स्टेट, कंट्री। अब देखिए जो सिटीज़ है, स्टेट्स है, कंट्रीज़ हैं, उसके जो सारे कनेक्शन आपस में जोड़े जाते हैं तो वो WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के जोड़े जाते हैं। अगर हम एक बिल्डिंग की बात करें तो वो लैन के जरिए, सिटी की बात करें तो वो मैन के जरिए, अगर हम स्टेट की बात करें तो वो वैन के जरिए यानी कि WAN के जरिए जोड़े जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन है आपको, देखिए इंटरनल कम्युनिकेशन विद इंस्टीट्यूशन इज डन थ्रू, ठीक है। एक इंस्टीट्यूशन के अंदर जो इंटरनेट जो कनेक्शन होता है, जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है वो किसके जरिए होता है, वो लैन के जरिए होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कंप्यूटर वायरस की। देखिए वायरस क्या है, आपको सिंपल शब्दों में बताने जा रहा हूँ। मान के चले कि जैसे आपको कोई आपकी हेल्थ ख़राब हो गई है, ठीक है, आप मौसम चेंज हुआ, आपकी तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है, तो ऐसे ही कंप्यूटर की या आपके जो लैपटॉप उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, वो किसकी वजह होती है, वायरस की वजह से, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, वायरस क्या है, कंप्यूटर की बीमारी है। कंप्यूटर वायरस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर
प्रोग्राम दैट लाइक ए बायोलॉजिकल वायरस, ठीक है। जैसे ही हमारा जो बायोलॉजिकल वायरस होता है वैसे ही कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है, जिससे कंप्यूटर जो इफेक्ट हो जाता है। जैसे हमें फीवर हो जाए, जैसे हम वायरल फीवर हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी काम करना इतना काम नहीं करती जैसे हम हेल्दी रह के कर सकते हैं। तो ऐसा ही कंप्यूटर के अंदर अगर वायरस पड़ा हो तो वो उतना स्लो काम करने लगेगा, यानी कि कंप्यूटर भी बीमार हो जाता है वायरस की वजह से। A virus can be spread by opening an email attachment, clicking on an executable files, visiting an infected website, or viewing an effective website advertisement. It can also be spread through infected removable storage devices such as USB drives. देखिए इसमें है क्या, वायरस आता है कहाँ से, वायरस आता है आपका इंटरनेट के जरिए, वायरस आएगा आपका USB के जरिए, वायरस आपका आएगा हार्ड ड्राइव के जरिए। जब आप कोई इन्फेक्टेड डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर देते हो तो वो क्या करता है कि वो वायरस फैल जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर क्या करता है कि अपना जो काम करना इतना बंद कर देता है, ठीक है। तो वायरस क्या है, कंप्यूटर का एक को बीमार करने वाला एक ज़रिया है। तो अगर हम कोई फ़ोन अटैच कर लें, अगर हम कोई पेन ड्राइव अटैच कर लें जिसमें वायरस हो, तो वो कंप्यूटर को ख़राब कर देगा, ठीक है। जिससे क्या है कंप्यूटर की स्पीड जो है स्लो हो जाएगी, आपका उसमें जो है कि काफ़ी इसमें इफेक्ट पड़ सकता है। सिम्टम्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, देखिए कंप्यूटर आपका स्लो हो, जैसे आपके कैसे पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो वायरस आ चुके हैं, सिम्टम्स क्या है, देखिए स्लो कंप्यूटर परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपके कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाएगी। एरेटिक कंप्यूटर बिहेवियर, जो आपके कंप्यूटर का बिहेवियर है वो नॉर्मली नहीं रहेगा। अनएक्सप्लेनेड डाटा लॉस, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो आपका जो डाटा है वो काफ़ी लॉस हो जाएगा। फ्रीक्वेंट कंप्यूटर क्रैशेस, देखिए जो है इसमें क्या है कि लगातार आपके कंप्यूटर में क्रैशेस होते जाएंगे, कभी विंडो ख़राब हो जाएगी, कभी कुछ ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्यूटर जो है सिम्टम्स है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वायरस, देखिए वायरस के टाइप्स क्या हैं। बूट सेक्टर वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, रेजिडेंट वायरस, मल्टीपैरेटिव वायरस, पॉलियोमॉर्फिक वायरस, ओवरटाइम वायरस, स्पेस फिलर वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस, यानी कि मेलिसा इज़ वन ऑफ द मोस्ट नॉन मैक्रो वायरस। देखिए जो मेलिसा है वो मैक्रो वायरस के अंदर ही आता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन टेक्निकली पूछ सकते हैं कि बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वायरस नहीं है। नहीं है का मतलब क्या है कि आपको सारे वायरस के नाम याद करने पड़ेंगे, तभी आप नहीं का आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे एंटीवायरस की। तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर वायरस घुस जाता है, तो अगर हम दवाई वो खाते हैं, जो दवाई खाते हैं, तो उससे क्या हमारी बॉडी ठीक हो जाती है। तो ऐसे ही कंप्यूटर है, अगर उसमें कोई वायरस घुस जाए उसको हटाने के लिए हमें एंटीवायरस का इस्तेमाल करना होता है। आजकल बहुत सारे एंटीवायरस है जो आपको टोटल सिक्योरिटी देते हैं, जो आपको इंटरनल सिक्योरिटी भी साथ में देते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है ताकि आपका जो कंप्यूटर है वो अफेक्टेड ना हो पाए। देखिए एंटीवायरस क्या है। सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू सेफगार्ड a computer from malware including viruses, computer worms and trojan horses. Antivirus software may also remove or prevent spyware and adware along with other form of malicious program। देखिए एंटीवायरस क्या है कि कंप्यूटर के को वायरस से बचाने के लिए, ठीक है, अगर कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस हो उसको हटाने के लिए, कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए तो एंटीवायरस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस है वो एंटीवायरस के जरिए हटाया जा सकता है। कंप्यूटर के अंदर वायरस ना आए तो उसके लिए भी एंटीवायरस का इस्तेमाल होता है। अब देखिए एंटीवायरस की टाइप्स देखेंगे क्या है। नोड 32, कैस्पर स्काई आजकल फ्रेंड्स ज़्यादा चल रहा है, ये टोटल सिक्योरिटी साथ में देते हैं आपको, ठीक है। इंटरनेट सिक्योरिटी इसमें मिल जाती है। नॉर्टन, अवेस्ट, विप्र, एवीजी, बिट डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल, पांडास, ठीक है। ये सारे ये एंटीवायरस के नाम हैं। तो आपको वायरस और एंटीवायरस के नाम याद करने हैं, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिक्स करके पूछ लेंगे, ठीक है। देखिए कंप्यूटर वायरस इज ए, ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है, हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर के जरिए आते हैं, ठीक है। एन अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेज सेंड टू मैनी रेसिपेंट एट वन सीज। देखिए अगर जो ईमेल मैसेज जो होता है, अगर आपको अनसॉलिसिटेड, ठीक है, आपको जो मैसेज जो दिया जाए वो आपको जो अनसॉलिसिटेड मैसेज है वो काफ़ी जो रेसिपेंट को दे दिया जाए, ठीक है, वो क्या है, वॉर्म वायरस, थ्रेट या स्पैम, तो वो है वॉर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। देखिए इसकी आपको सिंपल सी डेफिनेशन बताऊंगा क्या है। सेट्स ऑफ रूल इज़ नोन एज प्रोटोकॉल, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स इज़ नोन एज प्रोटोकॉल, यानी कि जब हम जो हमारे नियम हैं
जो उसका जो सेट बनाया जाता है, यानी कि जो नियमों का जो एक सेट होता है, उसे बोलते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है। इन कंप्यूटिंग ए प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन, प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स इन विच कंप्यूटर कम्युनिकेट। देखिए कंप्यूटर जैसे कैसे चलता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, तो वो किसके जरिए करता है, वो प्रोटोकॉल के जरिए करता है। प्रोटोकॉल है क्या? प्रोटोकॉल है सेट ऑफ रूल्स को। जब हम देखिए विद ईच अदर दैट प्रोटोकॉल सेज व्हाट पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन कम्स एट विच टाइम। इट आल्सो सेज हाउ टू एंड द कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन कैसे करना है, बात कैसे करनी है, कम्युनिकेशन का एंड कैसे करना है, ये सब कुछ प्रोटोकॉल के तहत आता है जो कंप्यूटर के अंदर होता है। अब आप अपने फ़ोन से बात करोगे, आपका फ़ोन भी जो स्मार्टफोन है वो भी कंप्यूटर के जैसे ही आजकल बिहेव होता है। आप अपने फ़ोन को कंप्यूटर के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आजकल तो ऐसे स्मार्टफोन है, उसके आप साथ मोबाइल और जो माउस है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तो आपका जो स्मार्टफोन है वो एक तरह से कंप्यूटर ही हो चुका है। अब आप देखिए जब आप उससे कॉल लगाते हो, तब आप कॉल को जो काटते हो, कॉल को एंड करते हो, ठीक है, वो किसके ज़रिए होता है, वो सेट ऑफ रूल के ज़रिए होता है, जिसे प्रोटोकॉल बोला जाता है। देयर आर सेवरल प्रोटोकॉल विच वर्क्स फॉर यूज़र इन एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी। देखिए जो प्रोटोकॉल की जो एप्लीकेशन लेयर है, इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रोटोकॉल विच आर यूज्ड बाय यूज़र, फॉर एग्जांपल ईमेल। प्रोटोकॉल वो है जिसे यूज़र इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईमेल। प्रोटोकॉल विच हेल्प एंड सपोर्ट प्रोटोकॉल यूज्ड बाय यूज़र, फॉर एग्जांपल डीएनएस। एक प्रोटोकॉल जो इस्तेमाल किया जाता है, एक प्रोटोकॉल जिसे सपोर्ट किया जाता है। देखिए द फर्स्ट कंपोनेंट द प्रोटोकॉल डिफाइंस द मैनर ऑफ इंटरप्रेटिंग कंप्यूटर इंफॉर्मेशन। मैनी इंटरेस्ट पेजेस यूज HTTP। अब देखिए HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है। आप जैसे कोई वेबसाइट खोलोगे, वहाँ पे होता है ना लिखा है HTTP, तो वो क्या है कि अगर आप उसके ऊपर कोई चीज़ सर्च करते हो, तो वो जो HTTP जो है, वो जो प्रोटोकॉल है, वो चीज़ को सर्च करेगा कि आपने सर्च क्या किया है। ठीक है। आपको उसी हिसाब से सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। नेक्स्ट है FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर आप अपने फ़ोन में FTP खोलोगे, दूसरे फ़ोन में भी FTP खोलोगे, ठीक है, ब्लूटूथ के जरिए। ब्लूटूथ में जब आप ब्लूटूथ को खोलते हो ना, ब्लूटूथ के अंदर एक ऑप्शन होती है FTP की। तो जब आप FTP का इस्तेमाल करोगे, तो आप दूसरे जो फ़ोन है उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने फ़ोन में पूरा इन्फॉर्मेशन जो आपके फ़ोन में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूज़ यानी कि यूजनेट न्यूज़ ग्रुप प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है गोफर एन अल्टरनेटिव ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल का दूसरा जरिया है। गोफर प्रोटोकॉल इज़ मोस्टली आउट ऑफ डेट नंबर। देखिए सम एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। HTTP क्या है? यूज टू एक्सेस HTML डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस। जब आप वेब पेजेस को, डॉक्यूमेंट्स को खोलने की कोशिश करते हो, तो आपको HTTP यहाँ पे लिखा होता है। गोफर यानी कि डॉक्यूमेंट के लिए, FTP यानी कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। जो आपको जो फाइलें हैं जो ट्रांसफ़र करनी है अपने फ़ोन के अंदर ब्लूटूथ के ज़रिए, ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन होती है, वो होती है FTP। टेलीनेट जो होता है, वो होता है इंटरनेट साइट यूजिंग टेलीनेट। ठीक है। जब आप रिमोट इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो।